अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं। CS602 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए आज हमारी इस वीडियो का पार्ट 2 है। सबसे पहले हमने पार्ट बनाया था वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 13 तक था। तो एक पार्ट वो था। आज मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए पार्ट 2 है जो लेक्चर नंबर 14 से लेके 22 तक है। तो इन दो वीडियोस में मतलब के दो पार्ट्स में आपकी फाइनल मिड टर्म की जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लिपिंग। क्लिपिंग का मतलब होता है तराशना, किसी चीज़ को काटना, काट के साइज़ के बराबर कर देना, इसे हम कहते हैं क्लिपिंग। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ अ मेथड टू सिलेक्टिवली इनेबल और डिसेबल रेंडरिंग ऑपरेशंस विद इन अ डिफाइंड ओरिजिन। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है और एक डिफाइंड ओरिजिन दिया गया है, उस ओरिजिन के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा इनर साइड पे उसे हम रेंडर कर लेंगे अपनी इमेज, यानी ऑपरेशन में हमें उस इमेज को हम रेंडर कर लेंगे और जो आउटर साइड पे जितनी भी उस रीजन के आउटर साइड पे जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम क्लिप करेंगे, काटेंगे और रिमूव कर देंगे। तो ये है क्लिपिंग। उसके बाद इसमें है दो पॉइंट्स, एक पॉइंट क्लिपिंग का, एक लाइन क्लिपिंग का है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। द पॉइंट दैट अपीयर इनसाइड द विंडो इज़ केप्ट एंड द लाइन दैट इज़ अपीयर आउटसाइड द विंडो इज़ रिमूव्ड। यहाँ पे मतलब यही है कि जो भी हमारे पॉइंट्स हमारे गिवन ओरिजिन के अंदर आएंगे, यानी कि इनर साइड पे आएंगे, वो उनको हम कैप्ट कर लेंगे, यानी कि सेव कर लेंगे, तो यानी कि रेंडर कर लेंगे। और जो हमारे गिवन ओरिजिन के आउटर साइड पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको हम क्लिप कर देंगे या रिमूव कर देंगे। उसके बाद है लाइन क्लिपिंग। लाइन और पार्ट ऑफ लाइन दैट इज़ इनसाइड द विंडो इज़ केप्ट। जो भी हमारी लाइन जो होगी हमारी किसी भी इमेज में या ऑब्जेक्ट में, वो हमारी अगर तो गिवन ओरिजिन के इन साइड पे होगी, इनर साइड पे होगी, तो उससे हम सेव कर लेंगे, यानी हम उस इमेज को रेंडर कर लेंगे। एंड द लाइन दैट इज़ अपीयरिंग आउटसाइड द विंडो इज़ रिमूव्ड। के जो भी हमारी लाइंस या पार्ट ऑफ लाइन आउटर साइड ऑफ द रीजन होगा उसे हम क्लिप करके रिमूव कर देंगे। तो ये है लाइन क्लिपिंग। अब ये हमारे पास एक ओरिजिन दिया गया है, ये रेड लाइन में हमारे पास एक गिवन ओरिजिन शो हो रहा है और ये बाकी जो है ये सारी की सारी लाइंस हैं। तो अब आप ये देख लें कि हमारे ओरिजिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ AB की लाइन कंप्लीट हो रही है और GH की हमारे पास हाफ लाइन है और CD की भी हाफ लाइन है। तो गिवन ओरिजिन में हमारे पास जब हम इसे क्लिप करेंगे तो हमारे पास आंसर ये देखें, और आउटपुट में जो आया है AB की लाइन, CD की हाफ लाइन और GH की भी हाफ लाइन। जितनी हमारे ओरिजिन के अंदर शो हो रही थी सिर्फ और सिर्फ उतनी ही लाइन को हमने क्लिप कर लिया और इस इमेज को हमने रेंडर किया। आउटर साइड पे जितनी भी लाइंस थी उनको हमने काट के रिमूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास है ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसमें ये होता है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए प्रॉब्लम। पिछली क्लास में हमने पिछले सेमेस्टर में एक एल्गोरिथम की बुक थी जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्रीडी एल्गोरिथम का टॉपिक, जिसमें ये होता था कि हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना होता था। तो वो ग्रीडी एल्गोरिथम करता ये था कि जितने भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनते थे वो हमें आंसर में दे देता था। तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच भी यही काम करता है कि जितने भी किसी चीज़ के, किसी प्रॉब्लम के पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमें निकाल के दे देता है। जैसे यहाँ पे है फाइंड ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास ये 3 स्टूडेंट हैं, S1, S2 एंड S3, और ये 3 बॉक्स हैं, इनको आप सपोज कर लें 3 चेयर्स हैं। तो अब हमने ओवरऑल अपने आउटकम्स को ढूंढना है कि कितने तरीक़ों से इन 3 स्टूडेंट्स को हम
3 चेयर्स पे बिठा सकते हैं और हमारे पास कितने आंसर आ सकते हैं। तो इसका एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जिसके ज़रिए आप MCQs में बगैर अपना टाइम जो है वो अपना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जो जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम्स में नंबर दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो हम इसका 3 का फैक्टोरियल ले लेंगे। अब 3 का फैक्टोरियल यही होता है 3 × 2 × 1 इक्वल हो गया 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 6। हमारे पास इसके 6 आउटकम्स जो हैं वो आएंगे। उसके बाद है पॉलीगॉन क्लिपिंग। अ पॉलीगॉन इज़ यूजुअली डिफाइंड बाय अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। पॉलीगॉन के बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था कि ऐसी इमेज या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कम अज़ कम 3 एजेस हों और 3 ही कम अज़ कम एंगल हों। ज़्यादा हों तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज़ कम 3 एंगल हों तो ऐसी ऑब्जेक्ट को या ऐसी शेप को हम पॉलीगॉन कहते हैं। और इफ़ द पॉलीगॉन्स आर अनफिल्ड, line clipping techniques are sufficient. However, if the polygon are filled, the process in more complicated. इसका मतलब ये है कि अगर जो हमें पॉलीगॉन दी गई है वो किसी चीज़ के साथ, किसी कलर के साथ लाइन या पॉइंट्स के साथ या लाइंस के साथ फिल्ड है, तो उसे हमें क्लिप करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो सकती हैं। और अगर तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2D में ही हमारे पास पॉलीगॉन दी गई है, तो उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आसानी से क्लिप कर सकते हैं। उसके बाद है सदरलैंड हॉगमैन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ये क्या एल्गोरिथम है, इसमें है कि क्लिप्स एनी पॉलीगॉन अगेंस्ट आ कन्वेक्स क्लिप पॉलीगॉन। इसमें हमारे पास ये है कि एक क्लिप पॉलीगॉन दी गई है, उसको हमने क्लिप करना है। ये हमारे पास पॉलीगॉन है, तो अब कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि अब ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी लाइंस को हम एक्सटेंड करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास किसी भी पॉलीगॉन को क्लिप करने के बाद एक ही पॉलीगॉन में आंसर आए या पॉलीगॉन में ही आंसर आए, ये ज़रूरी नहीं है। तो जब हम इसकी लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक ये पॉलीगॉन बन रही है, एक ये बन रही है और ये तीसरी बन रही है। तो यही एल्गोरिथम का मतलब था कि जब भी किसी पॉलीगॉन को हम क्लिप करेंगे तो उसमें ये पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा पॉलीगॉन हमें मिल सकती हैं। अब ये आंसर में देखें, हमने उन लाइनों को एक्सटेंड किया तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉलीगॉन्स शो हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास है विलर और थर्टन क्लिपिंग एल्गोरिथम। विलर और थर्टन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्लिप्स एनी पॉलीगॉन अगेंस्ट एनी क्लिप पॉलीगॉन। ऐसी पॉलीगॉन जो पहले से ही क्लिप हुई है, अब उसमें एक और गिवन रीजन हमें दे दिया गया है जिसको हमने क्लिप करना है। अब आप ये एग्जांपल देखेंगे, ये इमेज जो है वो पहले से ही क्लिप करके बनाई हुई एक इमेज है, जिसको हमने पहले से ही एक ओरिजिन में, ये देखिए आप, इस इमेज के ज़रिए हमने इसे क्लिप करके पहले ही हमारे पास एक पॉलीगॉन आ चुकी है। तो उसके अंदर अब एक और हमें रेक्टेंगल दे दिया गया है, गिवन ओरिजिन दिया गया है, तो उसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ क्लिपिंग की टेक्निक्स हैं। तो ओरिजिनल पॉलीगॉन ये है, और ये जो हमारे पास डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं, ये हमारे पास यहाँ पे पॉलीगॉन का ओरिजिन है जो हमें गिवन दिया गया है। तो अब हमने इसको क्लिप करना है, तो क्लिप करने में इसकी टेक्निक सही है कि सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड पे जितना भी आउटर साइड पे जितना हिस्सा होगा उसे रिमूव करेंगे, फिर राइट साइड वाला हिस्सा रिमूव करेंगे, फिर टॉप वाला रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम बॉटम वाला जितना हिस्सा होगा ओरिजिन के आउटर साइड पे उसे हम रिमूव करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये देखें, जितना भी हमारे पास इनर साइड पे हिस्सा आ रहा था वो हमने क्लिप कर लिया। उसके बाद है 3 डायमेंशंस
in a 3D medium. Each of our eyes views the sense from slightly different angles. This is the way we precise the real world. अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो हमारे पास सामने हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो 3D ऑब्जेक्ट ही नज़र आता है। तो जब भी हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को 3D मीडियम को देखते हैं तो हमारे जहन में एक इमेज बन जाती है कि ये जो हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट है ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितनी इसकी हाइट है या कितना इसका वॉल्यूम है, कैसी इसकी शेप है। ये ओवरऑल हमारे जहन में एक इमेज बन जाती है। तो ये एक 3 डायमेंशंस इमेज होती है। अभी आप देखें कि ये 3D बॉक्स हमारे सामने एक नज़र आ रहा है जिसकी हम लेंथ भी देख सकते हैं, विड्थ भी देख सकते हैं और हाइट भी देख सकते हैं। तो इसका जब शेडो किसी प्लेन पे पड़ेगा तो वो भी एक 3D इमेज ही क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास 3 किस्म के कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इनके बारे में, इनमें डिफरेंस क्या है, ये एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलोंग अ सिंगल एक्सिस विद रेफरेंस टू ओरिजिन। हमारे पास ओरिजिन से लेके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्सिस से जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें मिलती है ये 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। लोकेशन आर डिफाइंड बाय अ सिंगल कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, ये हमारे पास O जो है ये ओरिजिन है। तो अब यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ जा सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे पास 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलोंग 2 एक्सिस। पीछे था 1 एक्सिस, यहाँ पे है 2 एक्सिस विद रेफरेंस टू एन ओरिजिन। एक ओरिजिन से हमें 2 एक्सिस मिलेंगे जिसके ज़रिए हम एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स को मालूम करके अपनी लोकेशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास 2D कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे अब ये देखें कि ये हमारे पास ओरिजिन है यानी वर्टेक्स है, तो ये एक्स एक्सिस जा रही है और ये वाई एक्सिस जा रही है। तो इन दोनों की वैल्यू जहाँ पे कंबाइन होगी तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज़ 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अलोंग 3 एक्सिस। पीछे 2 एक्सिस थे सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए किसी भी प्लेन की। यहाँ पे अब हाइट भी होगी यानी कि तीसरा z एक्सिस भी होगा। लोकेशंस आर डिफाइंड बाय XYZ ट्रिपल्स। ये आपके सामने एक इमेज है कि ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन हमारे पास रेड कलर में शो हुई है, यहाँ पे हम इसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, विड्थ भी मालूम कर सकते हैं और हाइट भी हम इसकी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद है रेंडरिंग। रेंडरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग अ 2D इमेज यूजिंग अ combination of 3D database sense characteristics and viewing transformation। एक ऐसा 3D इमेज के जिसमें हमें 3D ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसको किसी 2D इमेज पे 2D प्लेन पे कंप्यूट कर देना, इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहा जाता है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ ए 3D पॉइंट के 3D पॉइंट क्या होता है? अ 3D पॉइंट इज़ सिमिलर टू इट्स 2D counterpart. We simply add an extra component z for the third axis। इसमें 2D वाला ही सारा सिस्टम होता है, लेकिन इसमें एक एक्सिस को हम एक अलग एक्सिस जो हाइट के लिए इस्तेमाल होता है उससे हम यूज़ कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जो हमारे पास 3D व्यू में मदद देता है। ये आप देखें, ये वही पुरानी इमेज है हमारे पास के, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस नज़र आ रहे हैं। इस पे हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से देख सकते हैं, जो कि हमारे पास एक्स, वाई और जी
के नाम से शो हो रहे हैं लाइंस। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशंस, जो हमने पीछे पढ़ी थी, द प्रोसेस ऑफ मूविंग पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में पॉइंट्स के मूव होने की जो प्रोसेस है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसमें ये 5 पॉइंट्स आ जाते हैं: ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन और शियरिंग। तो हमारे पास सबसे पहले तो ट्रांसलेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्राफ होते हैं 2D प्लेन होते हैं, ट्रांसलेशन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। उसके बाद है रोटेशन। तो रोटेशन में ये है कि अब किसी भी चीज़ को हमने जब रोटेट करना है तो जाहिर सी बात है वो एंगल के ज़रिए रोटेट होगी। तो एंगल के बगैर तो किसी भी किस्म की रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमने जब अगर सर्कल तो ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई आर्क भी लगानी हो तो उसके लिए भी हमें एंगल का पता होना लाजमी है। तो एंगल के ज़रिए हम 2D प्लेन पे किसी भी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, एक आर्क की सूरत में या एक सर्कल की सूरत में। उसके बाद स्केलिंग है। तो स्केलिंग में हम अपने 2D प्लेन पे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ में उसका साइज़ में कुछ ऐड करके किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उसे बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होती है कि हमें, जैसे हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, मिरर के सामने, तो वो हमें हमारा अक्स दिखाता है। तो इसी तरह रिफ्लेक्शन भी है कि हमारे पास जो भी 2D प्लेन होंगे वो रिफ्लेक्शन की मदद से हमें दूसरी साइड पे भी नज़र आ सकते हैं। उसके बाद शेडिंग है। शेडिंग एल्गोरिथम होता है, और शेडिंग एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसके ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्ट्स की शेप को, ओवरऑल जो शेप है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह जो भी है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो शेड एल्गोरिथम कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर का तो आप सबको ही पता होगा कि हम अपनी वीडियोस, इमेजेस वगैरह कंप्यूटर के साथ प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके तो किसी भी 2D प्लेन पे या दीवार पे किसी भी शीट पे हम अपनी इमेज को देख सकते हैं। तो प्रोजेक्शन इज़ अ टेक्निक और प्रोसेस विच इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म आ 3D ऑब्जेक्ट्स इनटू और 2D प्लेन। हमारी कोई भी 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो हमारी इमेज में या वीडियो में नज़र आ रहे हैं, उन्हें 2D प्लेन पे शो कर देना, इसे हम, इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन। एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन और दूसरा है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इनमें सबसे पहले है पैरेलल प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन यूज टू डिस्प्ले पिक्चर इन इट्स ट्रू शेप एंड साइज़। इसमें ये हमारे पास होता है कि बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन का मामला ये यहाँ पे, कि जो चीज़ हमारे पास जिस साइज़ की है, जितने वॉल्यूम की है, जितनी ऊंची है, जितनी लंबी है, जितनी चौड़ाई में है, बिल्कुल वही एग्जैक्टली जो साइज़ है वही हमें हमारी 2D प्लेन पे नज़र आ जाएगा। तो इसे हम पैरेलल प्रोजेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव व्यू इज़ अ व्यू ऑफ ए 3 डायमेंशनल इमेज। ये एक 3 डायमेंशनल इमेज का व्यू है दैट पोर्ट्रेट्स हाइट, विड्थ एंड डेप्थ फॉर अ मोर रियलिस्टिक इमेज और अ ग्राफिक। ये इसमें ये है कि हमारे पास जो भी इमेज होती है या जो ग्राफिक्स होती है, वीडियो होती है जो भी, तो इस प्रोजेक्शन में हमारे पास वो पोर्ट्रेट की सूरत में हमें 3D डायमेंशन इमेज के ज़रिए दिखाई देती है, चाहे वो लैंडस्केप में ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें जो इमेज नज़र आएगी अपने 2D प्लेन पे वो पोर्ट्रेट की सूरत में नज़र आएगी। अब ये आप देख लें कि ये एक 2D प्लेन है जिस पे हमारी ये प्रोजेक्टर की मदद से इमेज जो है वो दिखाई जाती है। अब ये इसका एंगल है कि ये ओरिजिन पे हमारे पास प्रोजेक्टर लगेगा और ये इसका एंगल है ऊपर को जा रहा है जो पॉइंट तक। ये हमारे पास स्क्रीन है, स्क्रीन पे हमारी जो
रोशनी पड़ेगी उसकी, तो उस रोशनी की वजह से प्रोजेक्टर में से जो रोशनी निकलती है वो जब स्क्रीन पे आके पड़ेगी तो स्क्रीन से आगे ये हमारे पास एक 2D प्लेन होगा, पॉइंट होगा, उस पे हमारी एक इमेज बन जाएगी। तो ये हमारी प्रोजेक्शन है। उसके बाद ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन विद 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या शेप जो जिसमें हमारे पास 3 एजेस हों और 3 ही एंगल बनते हों, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 3 ही होने चाहिए, 3 एजेस और 3 ही एंगल हों, तो वो हमारे पास एक ट्रायंगल कहलाती है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक शेप इन ज्योमेट्री। अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ABC इज़ डिनोटेड। अब ये हमारे पास ये देखें कि ये हमारे पास 3 एजेस हैं, 1 2 और 3, ये 3 एजेस हो गए और ये 3 हमारे पास एंगल हो गए। तो ये हमारे पास 3 एजेस और 3 एंगल वाली जो शेप है इसे हम ट्रायंगल कहेंगे। ये हमारे पास एक इसकी एग्जांपल भी है। ये हमारे पास जो है ये एजेस हैं, ये कोने जो होते हैं जहाँ पे 2 एजेस आके मिलते हैं, ये हमारे पास वर्टेक्स होते हैं। और 2 वर्टेक्स के सेंटर में जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो हमारे पास एजेस होते हैं। और ये 3 एंगल भी हैं जो इसमें लगाए गए हैं, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। उसके बाद हमारे पास है सेंट्रॉयड। अ सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल इज द पॉइंट वेयर द ट्रायंगल 3 मीडियन इंटरसेक्ट। अब सेंट्रॉयड में का मतलब होता है कि सेंटर पॉइंट जहाँ से तीनों लाइनें इसकी इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये सर्कल तो है नहीं कि जिसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो चारों तरफ से रेडियस चेक कर लेंगे कि रेडियस एक जितना है तो मतलब कि हमारा सेंटर पॉइंट हमें नज़र आ जाएगा। अब ये सर्कल तो है नहीं, तो अब ट्रायंगल में जो प्रोसेस हमारे पास होता है वो यही होता है कि हमने अपने तीनों वर्टिसेस से लाइन ड्रॉ करनी होती है और जो तीनों लाइनें हैं जिस जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, अभी देखें A से बिल्कुल सामने और C से भी बिल्कुल सामने और B से भी बिल्कुल सामने, तो जिस पॉइंट पे आके ये तीनों की तीनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारा है सेंट्रॉयड। उसके बाद है प्लेन। इन 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स द इमेज प्लेन इज़ दैट प्लेन इन द वर्ल्ड विच इज़ आइडेंटिफाइड विद द प्लेन ऑफ डिस्प्ले मॉनिटर यूज्ड टू व्यू द इमेज इज़ बीइंग रेंडर्ड। ये एक डिस्प्ले मॉनिटर का ही प्लेन है। जैसे हमारी स्क्रीन पे मॉनिटर पे कोई भी चीज़ जो है वो इमेज है या ग्राफिक्स है हमें रेंडर होके दिखाई दे देती है, हमारी जो इमेज है वो हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाती है 2D प्लेन पे। तो वही हमारा जो प्लेन है उसे हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में 3D प्लेन कहेंगे। तो आज की हमारे जो मिड टर्म की प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि हमारे पेपर जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।